नमस्कार। जितने भी अध्यापक शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं, चाहे जितने भी विशिष्ट शिक्षा में भी अध्यापक शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं, सभी में आप पाएंगे कि जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है वह एक महत्वपूर्ण स्थान पाता है और यह प्रचलित भी है, यह विषय प्रचलित भी है सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों में। आज हम उसी सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। इसको दो टुकड़े में बांटकर हम समझना चाहेंगे। पहले खंड में हम सिर्फ जानेंगे कि उन्होंने जो स्कीमा बनने की जो एक कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, एक स्कीमा कैसे बनता है, जो उसको उन्होंने बताया है, उस पर चर्चा करेंगे। और दूसरे खंड में हम बात करेंगे उनके द्वारा जो स्टेजेस बताए गए हैं किसी विकास क्रम में, संज्ञानात्मक विकास में, उन पर बात करेंगे। जीन पियाजे का जन्म 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ। वे अपने ग्रेजुएशन को पूरा करने के बाद फ्रांस चले गए और वहां पर ही उन्होंने बिने द्वारा जो स्थापित विद्यालय था उसमें काम भी किया। वही बिने जिन्होंने स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल बनाया है। वहां पर उन्होंने यह महसूस किया कि जो बच्चों के सोचने की प्रक्रिया है या जो पैटर्न है वो बड़ों के सोचने के स्वरूप से बिल्कुल भिन्न है। वे बाद में 1921 में स्विट्जरलैंड वापस आ गए और 1923 में उनकी शादी भी हो गई। किंतु उनके मस्तिष्क में जो जिज्ञासा थी कि बच्चों के सोचने का पैटर्न बड़ों के सोचने के पैटर्न से अलग होता है, इसका जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने अपने ही 3 बच्चों का गहन अवलोकन किया और वह एक जनरलाइजेशन के साथ, एक सामान्यीकरण के साथ सामने आए। आज इसे प्रचलित रूप में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। 1960 के दशक तक उनके इस सिद्धांत को बहुत पहचान नहीं मिली थी। बाद में इनकी यह थ्योरी बहुत ही प्रचलित हुई। आज भी यह बहुत प्रचलित है। यहां यह बताना मैं आवश्यक समझता हूं कि जीन पियाजे 1929 में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन यानी IBE के निदेशक भी बने और लंबे समय तक अपनी इस पद पे अपनी सेवाएं दी हैं। IBE यूनेस्को का एक अंग है। जीन पियाजे मानते थे कि बच्चे दुनिया के प्रति अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं। वो अपने द्वारा निर्मित कॉन्सेप्ट्स से एक नैतिक दुनिया भी बनाते हैं जिससे वह निर्णय लेते हैं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है। पियाजे के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो भी ग्राह्य विषय है या जो कंसीवेबल सब्जेक्ट है उसका अर्थ समझना चाहते हैं। वह उसके प्रति सेंस डेवलप करना चाहते हैं। वे अपने आसपास जो घटित हो रहा होता है या आसपास जो नहीं भी है उसके बारे में भी जानना और समझना चाहते हैं। मनुष्य के इस समझने की आवश्यकता को उन्होंने ड्राइव फॉर इक्विलिब्रियम कहा। यानी इक्विलिब्रियम एक संज्ञानात्मक अवस्था के रूप में उन्होंने बताया कि जो पुराने मौजूदा हमारे अनुभव हैं उनकी मदद से जो नए अनुभव होते हैं उनकी जब हम व्याख्या करते हैं वह इक्विलिब्रियम है। पियाजे के अनुसार हम अनुभवों की समझ बनाने और संतुलन तक पहुंचने के लिए स्कीमा बनाते हैं। स्कीमा का संबंध मेंटल ऑपरेशंस और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से है जो हमारी निर्मित समझ का प्रतिनिधित्व करती है। यानी जो हमारे अंदर समझ है, समझ का एक पैटर्न है, समझ की एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसे हम स्कीमा कहते हैं। इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति 2 तरह की प्रक्रिया करता है। पहला, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम स्कीमा बनाते हैं या इसका उपयोग करते हैं जिससे अनुभवों की समझ बन सके। यानी कि जो हम अनुभव कर रहे होते हैं वह समझ में तब्दील हो जाए। इसे हम एक पेन के उदाहरण से भी ले सकते हैं। अगर एक पेन है, एक कलम है, तो उसका एक स्कीमा बना हुआ है, हम किसे कलम कहेंगे। यानी कि कलम के प्रति एक हमने उसके विशेषताओं को लेते हुए हमने एक स्कीमा पेन का बनाया हुआ है और उस पेन के एक स्कीमा से हम पेन को पहचानते हैं, दूसरे किसी को भी पेन की संज्ञा देते हैं। दूसरा जो प्रकार है वह है अनुकूलन का। अनुकूलन, यदि हमें कोई ऐसा नया अनुभव प्राप्त हो जाए जिसे हमारी जो पहले से मौजूदा स्कीमा है वह उसकी विवेचना करने में पर्याप्त ना हो, ऐसी स्थिति में जो हमारा इक्विलिब्रियम है या संतुलन है वह बाधित हो जाता है। इसे पुनः स्थापित करने के लिए हम स्कीमा का अनुकूलन या एडेप्टेशन करते हैं।
अनुकूलन में दो पारस्परिक प्रक्रियाएं होती हैं, एक एकोमोडेशन और दूसरा एसिमिलेशन। एकोमोडेशन अनुकूलन का ही एक रूप है जिसके दौरान कोई भी व्यक्ति अनुभवों के अनुसार एक मौजूदा स्कीमा को संशोधित तो करता है और संशोधित करके एक नया स्कीमा बना देता है। उदाहरण के लिए, यदि हमने पेन का जो स्कीमा बनाया हुआ है और हमें कोई स्केच पेन दे, तो हम उसको स्केच पेन को पेन के स्कीमा में नहीं रखेंगे, उस स्कीमा को मॉडिफाई करेंगे और स्केच पेन को पेन के स्कीमा से अलग रखेंगे। यानी कि हमने स्केच पेन का एक नया स्कीमा बनाया। ये जो संतुलन की प्रक्रिया है, इसको हम एकोमोडेशन में रख सकते हैं। दूसरी समकक्ष प्रक्रिया है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन अनुकूलन का एक रूप ही है जिसके दौरान व्यक्ति पर्यावरण में मौजूद स्कीमा में एक अनुभव को शामिल कर लेता है। यानी कि जो पहले से उसका स्कीमा बना हुआ है, उस स्कीमा में परिवर्तन कर वो नए अनुभवों को शामिल करता है। हम चूंकि पेन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, यदि आपको कोई दूसरे प्रकार का पेन मिलता है, यानी कि जो टिप टॉप वाले पेन कहते हैं जैसे, या कैप वाला, बिना कैप वाला, यूज एंड थ्रो पेन, ये जो भी पेन की संज्ञा या नए नए स्वरूप देखते हैं, उसे हम पेन की ही स्कीमा में एक अलग कुछ मॉडिफिकेशन, अपने अनुभवों को शामिल कर उस स्कीमा को, पेन के स्कीमा को मॉडिफाई कर लेते हैं। इस बात की चर्चा हम लोगों ने पहले ही की थी कि पियाजे मानते हैं कि प्रत्येक बच्चा अपने समझ का निर्माण स्वयं करता है। तो इसलिए जो ये स्कीमा बनते हैं या स्कीमा मॉडिफाई होते हैं, यानी स्कीमा का जो ऑर्गेनाइजेशन है या एडेप्टेशन है, यह प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग होगा। हम यह नहीं कह सकते कि जो उदाहरण हमने यहां बताए हैं पेन के स्कीमा बनने में, प्रत्येक बच्चे में ऐसा ही बनेगा। यह प्रत्येक बच्चों के लिए भिन्न होगा। और हाँ, स्कीमा को प्लूरल रूप में स्कीमाज या स्कीमाटा के नाम से भी जाना जाता है। मैं समझता हूं कि स्कीमा के बारे में आपकी एक समझ बनी होगी और आप समझ चुके होंगे कि स्कीमा किस रूप से किसी व्यक्ति में अडेप्ट होता है, जैसा कि पियाजे बताते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।